किसी गैस के मिश्रण का कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। अपने देखा कि एक पात्र में यदि अलग अलग गैसें भरी है तो इस मिश्रण का कुल दाब क्या होगा। कोई ये पात्र है, इसमें अलग अलग गैसें भरी है, मान लो एक नंबर की गैस भरी है, कोई दूसरी गैस भरी है, कोई तीसरी गैस भरी है, कोई चौथी गैस भरी है, यानी कि इसमें मान लो कि 4 गैस भरी है। पहली गैस का आंशिक दाब P1 है, दूसरी गैस का आंशिक दाब P2 है, तीसरी गैस का आंशिक दाब P3 है, चौथी गैस का आंशिक दाब P4 है, और टोटल आंशिक दाब क्या है, P टोटल है। तो कुल दाब क्या है, P टोटल कह दे। P1 क्या है, प्रथम गैस का आंशिक दाब, P2 द्वितीय गैस का आंशिक दाब, P3 तृतीय गैस का आंशिक दाब, और P4 क्या है, चतुर्थ गैस का आंशिक दाब। कुल आंशिक दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, ऐसा बताया किसने, डाल्टन ने। अब इसकी स्थापना कैसी हो सकती है कि ये सही है, तो ये केटीजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। केटीजी का अर्थ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। केटीजी का अर्थ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, यानी कि गैस के अणुगति के सिद्धांत के द्वारा डाल्टन के नियम की व्याख्या आपने कैसे कर सकते हैं। अब आपने देखा कि प्रथम गैस है, तो प्रथम गैस के कण है, उनका मास कितना है, मास तो है m1, और कणों की संख्या या अणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या कितनी है, n1 है। तो m1 मास के n1 अणु है, तो इसकी कुल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी होती है देखो 1/2 mv², और n1 अणु है तो इसको एक अणु कितनी होती है, मान लो m1 द्रव्यमान के हैं, उनका वेग v1 है, और इसके अणुओं की संख्या n1 है, तो n1 से आप क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा करना पड़ेगा। इसकी एक कण की गतिज ऊर्जा या एक अणु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है, तो n1 अणु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 m1 n1 v1²। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रथम गैस की गतिज ऊर्जा इस प्रकार से होगी, तो द्वितीय गैस में क्या लगा दिया आपने, 2 लगा दिया, तृतीय गैस में 3 लगा दिया, चतुर्थ गैस में 4 लगा दिया, और टोटल गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, सभी गतिज ऊर्जाओं का क्या कर दिया है, यहाँ पर अपने जोड़ कर दिया है। तो कुल गतिज ऊर्जा, यहाँ पर कुल गतिज ऊर्जा को अपने क्या लिख सकते हैं, मान लो कि इनका एवरेज मास है वो m है, और इनका वेलोसिटी है वो v है, तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। यदि गैस में कुल अणु का मतलब है n1 + n2 + n3 को अपने क्या मान लिया, टोटल गैस के अणु की संख्या n मान लें, तो यहाँ पर एक गैस के अणु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² है, तो n गैसों के अणु की संख्या कितनी होगी, इसको n से गुणा कर दो तो mnv² आ जाएगी। तो यहां से एक समीकरण आ जाएगी ये, तो इस समीकरण को आप अपने नंबर दे देते हैं 1 नंबर की समीकरण। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बताया था कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, उन अणुओं की स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, कुल ऊर्जा में केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो ताप पर निर्भर करती है। ऐसा सभी विद्यार्थियों के ध्यान में आ गया होगा कि आदर्श गैस के अणुओं के अंदर टोटल गतिज ऊर्जा होती है वो केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, वो आपको बता दी। आदर्श गैस के अणु पात्र की दीवारों से टकराते हैं, गैस के अणु टकराते रहते हैं, तो पात्र की दीवारों पर एक दाब लगाते हैं। उस दाब का मान अपने केटीजी से स्थापित किया था कि दाब क्या होता है, इसका मान निकाला था कि 1/3 mnv²। ये सूत्र निकाला था 1/3 mnv² अपॉन v। ये v तो पात्र का आयतन है, और ये v क्या है, ये इन गैस के अणु का वेग है, और ये वेग कौन सा, वर्ग माध्य मूल वेग होता है। अब v को इधर ले जाओ तो pv बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 mnv²। प्रथम गैस के लिए बात कर लें अपने, तो प्रथम गैस के लिए क्या हो जाएगी, अपने गैस से
किसी पात्र में 4 गैसें हैं तो प्रथम गैस के लिए क्या बात हो जाएगी? प्रथम गैस है तो यहाँ पर प्रथम गैस का दाब, आंशिक दाब P1 है। प्रथम गैस का आयतन, पात्र का जितना भी आयतन होता है उतना ही गैस का आयतन होता है। तो ये प्रथम गैस हो चाहे द्वितीय गैस हो, वो आयतन पूरे में रहेगी। जैसे इस कमरे की बात करें, इस कमरे में हाइड्रोजन का आयतन भी इस कमरे के आयतन के बराबर है और ऑक्सीजन का आयतन भी इस कमरे के आयतन के बराबर है। नाइट्रोजन का आयतन भी इस कमरे के आयतन के बराबर है। कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन भी इस कमरे के आयतन के बराबर है। तो इसी प्रकार से गैस का आयतन पात्र के आयतन के इक्वल होता है। तो 1/3 प्रथम गैस का मास क्या है? m1। प्रथम गैस के अणुओं की संख्या n1 है। प्रथम गैस का वेग क्या है? v1 की स्केल है। अब इसको इस प्रकार से बदलो, 1/2 m n v की स्क्वायर। तो 1/2 में ले लो। तो 1/2 में लेने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? इस सूत्र को 1/2 बनाना है। 1/2 बनाना है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो 1/2 रह जाएगा। अब ये 3 कटना भी चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा? 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 3/2 से। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बन जाएगा 1/2 m n v की स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 3/2 P1V के बराबर हो गया। तो अपने चाहते हैं कि ये गतिज ऊर्जा की फॉर्म में बदल जाए, तो इसीलिए अपने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2 m n v की स्क्वायर बराबर किसके हो गया? 3/2 P1V। ये प्रथम गैस की बात थी। द्वितीय गैस के लिए बताएं तो देखो द्वितीय गैस है तो 3/2 P2V किसके बराबर होगा? 1/2 m1 n1v1 की स्क्वायर। तो क्या थी? प्रथम गैस के लिए थी। यहाँ पर 2 आ गया तो ये 1 की जगह क्या लिख दोगे आप लोग? 2। वेरी गुड। यहाँ पर तृतीय गैस के लिए बात करेंगे तो क्या लिख देंगे? 3। तो तीसरी गैस है, तृतीय गैस के लिए क्या होगा भाई? तो 3/2 P3V बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 m3 n3v3 की स्क्वायर। चतुर्थ गैस के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? P4V। तो ये मान इसके अंदर रख दिए जाएं, ये मान इस समीकरण में रख दें, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? ये किसके बराबर है? यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/2 mnv की स्क्वायर किसके बराबर है? 3/2 PV। तो ये तो हो जाएगा 3/2 PV के, और ये क्या किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 P1V के, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 P2V के, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 P3V के, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 वाला 3/2 P4V के। यानी कि चतुर्थ गैस है तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 P4V बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 m4 n4v4 की स्क्वायर। और ये मान है, ये जितने भी मान हैं वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और ये समीकरण नंबर 1 बता दी थी, इसका मान समीकरण 1 में रख दिया 3/2 PV, इसका मान 3/2 P1V, 3/2 P2V, 3/2 P3V। अब कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। तो इसमें कॉमन क्या है? 3/2 V कॉमन ले लो। तो 3/2 V को कॉमन ले लो। बचा क्या? यहाँ पर P1 बच गया, यहाँ पर क्या बचा? P2 बच गया, यहाँ पर 3/2 V तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया? P4 बच गया, और यहाँ पर क्या यहाँ पर 3P/3 बच गई, और यहाँ पर क्या बचा? P/4 बचा। यहाँ P3 और यहाँ पर P4 कटता है, उसको काट दो। 3/2 V तो कट गया, 3/2 कट गया, तो आ गया क्या? P बराबर क्या आ गया? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। यानी कि कुल दाब है, P क्या है? टोटल दाब है। तो कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। ऐसा आपने KTG की सहायता से बता दिया। तो किसी मिश्रण में उपस्थित गैसों का कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। जैसे देखो, अब मान लो कि कोई पात्र है, उसके अंदर गैसें भरी हुई है,
तो सभी गैसों के कारण पात्र की दीवारों पर लगने वाला दाब है, सभी गैसों के कारण पात्र की दीवारों पर लगने वाला दाब है वो अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। कि जितनी भी गैसें भरी हुई है उन सभी को जोड़ दो, यानी कि Pn तक जितनी भी गैसें भरी हुई है सब के आंशिक दाब को जोड़ दो तो टोटल आंशिक दाब है, सभी को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, कुल दाब। यह आंशिक दाब क्या होता है, आंशिक दाब ज्ञात करने का तरीका होता है मोल भिन्न इंटू कुल दाब। आंशिक दाब ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, मोल भिन्न का हो, मोल अंश का हो, मोल फ्रैक्शन का हो, एक ही बात है, इंटू कुल दाब। तो आंशिक दाब होता है मोल भिन्न इंटू कुल दाब। तो P आंशिक क्या हो जाएगा, मोल भिन्न X है और कुल दाब क्या है P। तो जिसका भी आंशिक दाब निकालना है, P1 निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 का मोल भिन्न इंटू कुल दाब, P2 निकालना है तो 2 का मोल भिन्न इंटू कुल दाब, ये P कुल है, P3 निकालना है तो X3 P कुल। इस प्रकार से आंशिक दाब है वो निकाला जा सकता है। मोल भिन्न निकालना तो आते हैं ना, जैसे मान लो कई गैस हैं, गैस के अणु हैं, तो प्रथम गैस का मोल भिन्न निकालना है तो प्रथम गैस के मोल अपॉन कुल मोल, यानी कि प्रथम गैस का भी, द्वितीय गैस का भी, तृतीय गैस का भी, जितनी भी गैसें हैं उन सभी के मोलों को जोड़कर प्रथम गैस के मोलों में भाग दे दिया जाए तो क्या आ जाएगा, प्रथम गैस के मोल भिन्न, यानी कि खुद के मोल अपॉन कुल मोल क्या होते हैं, मोल भिन्न होते हैं। जैसे मान लो कोई पात्र है जिसमें 2 ही गैसें भरी हुई है, या मैं ऐसे कह दूं एक A गैस है और एक B गैस है, तो A गैस का मोल भिन्न क्या होगा, A के खुद के मोल अपॉन कुल मोल। B गैस का मोल भिन्न क्या होगा, B का खुद का मोल अपॉन कुल मोल। यानी कि जिसका भी निकालना उसको ऊपर, सभी मोलों को नीचे। मान लो A के मोल है वो Na है और B के मोल क्या है, Nb है, B के मोल Nb है, कुल मोल क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा। यानी कि